हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज जो हम श्रृंखला शुरू करेंगे वो बेसिकली रहने वाला है आत्मकारक के ऊपर, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो वही रहेगी जो पिछले बार नवरात्रा सीरीज के अंदर बनाई थी। जिन लोगों ने भी वो सीरीज देखी उनको ध्यान होगा, वहाँ पे हमने बात की थी कि किस तरह से आत्मा, जीव और कर्म, ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो चीज़ों को लेकर आते हैं और हर व्यक्ति से या हर जीव से कर्म को करवाते हैं। किसके माध्यम से? गुरु ज्ञान धी जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से। अब इसके आगे अगली चीज आती है कि हर व्यक्ति या हर जीव जिसने जन्म लिया है उसे कुछ एक कर्मा अलॉट तो था, लेकिन उस कर्मा अलॉटमेंट के साथ साथ उस पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी के लिए, उस पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी के लिए कुछ एक स्पेसिफिक काम भी अलॉट किया गया होगा। उस स्पेसिफिक काम को ध्यान में रखते हुए जो आपका आत्मकारक है उसको अहमियत दी जाती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सूर्य की, जब हम बात करते हैं गुरु की, जब हम बात करते हैं शनि की, तो ये फैक्टर यूनिवर्सली सबके ऊपर एक समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन सूर्योदय होने के बावजूद कुछ लोग 7 बजे उठेंगे, कुछ 9 बजे उठेंगे, कुछ 11 बजे उठेंगे। तो इसका मतलब है कि सूर्य तो एक फैक्टर है, सूर्य से हटके दूसरा एक इंडिविजुअल फैक्टर है जो कि उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। उसे कहते हैं चर आत्मकारक। चर आत्मकारक का मतलब हो गया कि ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। नैसर्गिक आत्मकारक सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चर आत्मकारक जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर व्यक्ति के आत्मा को रिप्रेजेंट करने आता है। अब पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये उठेगा कि क्यों ये चीज़ें फिक्स हो रही हैं और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कंसेप्ट कहाँ क्यों जरूरी है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में चल रही हैं और आप उसको फेस कर रहे हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे कि मैं आखिरकार इसे फेस कर रहा या रही क्यों हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। कहीं जब कभी भी आप महाभारत देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक इंस्टेंस आएगा कि द्रौपदी जी जो हैं वो जब स्वयंवर के बाद जाती हैं और माता जी ने कहा जो भी लाए हो आपस में बांट लो, तो उसी इंस्टेंस के बाद श्री कृष्ण ने एक जगह पे कहा है पूर्व जन्म में आपने 5 क्वालिटीज़ के साथ वर मांगे थे शिव जी से। अब 5 क्वालिटी एक व्यक्ति में दे पाना सक्षम नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है इतनी बड़ी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में जो आपने मांगा था उसे पूर्ण करने के लिए ये 5 रूप आपको मिले। इसका मतलब किसी भी सोल ने किसी पर्टिकुलर तरीके की बात को लेकर एक एग्रीमेंट मेंटेन किया था, उसको मेंटेन करते हुए आपको एक प्रकार से बर्थ मिल गया। अब जो आपने मांगा, एक तो हम वो भूल जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो हमने मांगा है फोकस उसकी तरफ होता है, उससे हटके बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो फिर सेकेंडरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो कर्म करने आई है वो सोल है, वो आत्मा है, उसे अपना कर्म करके ही वापस विलीन हो जाना है। इसलिए 2 ही चीज़ें आत्मकारक के साथ सबसे अहमियत रखती हैं। पहला, एक्चुअल में आत्मकारक ग्रह बन कौन सा ग्रह रहा है, और दूसरा नवांश में उसकी स्थिति क्या होने वाली है। क्योंकि जो लोग जैमिनी की तरफ एकदम से जंप करते हैं वो सीधे सीधे क्या करते हैं, जैमिनी वाले लोग नवांश में जाते हैं, नवांश में स्थिति देखते हैं आत्मकारक की और फिर वहाँ से वो चीज़ों को देखना समझना शुरू करते हैं। तो इस पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर 3 फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, आज जो समझाऊंगा कि वो आत्मकारक आया उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। किताब के अंदर कुछ भी लिखा है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, नवांश के अंदर उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि व्यक्ति जो है वो किसके इर्द गिर्द रहने वाला है, घूमने वाला है, फंसने वाला है इस जन्म में। तीसरी कंडीशन जो होंगी उसको मैं आगे समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 2 कंडीशन समझने के बाद आपको क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो कुछ भी लाइफ के अंदर चल रहा है वो क्यों उस आधार पे चलने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे पहली कंडीशन, आत्मकारक को हम जब भी रीड करने की कोशिश करते हैं हम यूनिवर्सल चार्ट को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली को अगर आप बना के देखेंगे तो आप हमेशा ध्यान से समझना, ये वो चार्ट रहेगा जो किसी भी चार्ट का बेस बनेगा हमेशा हमेशा के लिए। अब सबसे पहली कंडीशन देखिए,
और मैच करते चलिएगा। जितने लोगों की जिंदगी के अंदर मंगल आत्मकारक है, मार्स आत्मकारक बन के आया है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बन के आया है, उन सबकी लाइफ की थीम जो है वो चल रही है। एक तरफ से उनको सेल्फ में फर्स्ट हाउस सेल्फ मंगल से रिफ्लेक्ट होता है उसमें, और दूसरा उनके लाइफ का सेकंड पार्ट जो है वो है एट्थ हाउस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी लोगों के जीवन के अंदर मंगल आत्मकारक बन के आया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन्हें अपने लाइफ के अंदर एक काइंड ऑफ स्ट्रगल फेस होगा, और वो स्ट्रगल जो होगा वो या तो खुद को या किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होगा। ध्यान से समझ लीजिए, जितने भी लोगों की कुंडली में मंगल आत्मकारक है उन सभी के लिए कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर बनेगा, वो फैक्टर किसको प्रभावित करेगा? वो प्रभावित करेगा या तो खुद को, क्योंकि फर्स्ट हाउस मंगल के पास है और आठवां बदलाव ये नेचुरली मंगल के पास है। तो मार्स जब कभी भी आत्मकारक बनता है वो एक ब्रेव बोल्ड एनर्जी है आत्मा के पास, जो कि चीज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर किसी कुंडली के अंदर मंगल की जगह आपको शुक्र आत्मकारक दिखाई दे, ठीक है, तो इन लोगों की जिंदगी में हमेशा आपको मिलेगा या तो फैमिली वेल्थ सेविंग्स या फिर पार्टनरशिप्स, मैरिज रिलेशंस। इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की चीज़ फंसी हुई, अटकी हुई, कुछ ना कुछ कनेक्ट वहाँ से हो रहा होगा। यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि वो चीज़ अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, उसको नौमांश से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लें कि अगर शुक्र आत्मकारक बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ के अंदर सेकंड हाउस यानी कि उसका कुटुंब या फिर संचित धन या पार्टनर जो होगा, लाइफ पार्टनर या जिनके साथ वो कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों के अंदर कोई पर्टिकुलर फैक्टर है जो बार बार इफेक्ट होता रहेगा। ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को। जितने भी लोगों के लिए शुक्र आत्मकारक बनेगा ये कंडीशन हमेशा देखने को मिलेगी। अब अगर किसी कुंडली के अंदर मान लीजिए बुध आत्मकारक बन रहा है, तो बुध आत्मकारक बनते ही सीधी सी कंडीशन है, इन सभी लोगों को थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, भाई बहन या फिर अपना आस पड़ोस, और सिक्स्थ हाउस यानी कि सर्विस, जॉब, इन एरियाज के साथ स्ट्रगल थोड़ा सा महसूस नेचुरली होगा। क्योंकि वो जो आत्मकारक है उसका सीधा संबंध तीसरे और छठे भाव से, यानी बार बार व्यक्ति पे ऐसा महसूस होगा कि उसे एक नेचुरल कोई चीज़ फोर्स कर रही है अपने पराक्रम को दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति बन रही है। नेचुरली ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। यहाँ से हम ये डिसाइड अभी नहीं कर रहे कि वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ कोई क्रूर है, पापी है या सौम्य है। आत्मा के लिए कोई भी चीज़ ना बेनिफिक होती है और ना ही मैलेफिक होती है, इसलिए मंगल भी मैलेफिक नहीं है, शुक्र भी मैलेफिक नहीं है, मर्क्यूरी भी मैलेफिक नहीं है, और ना ही ये बेनिफिक्स होंगे। दे आर जस्ट अ न्यूट्रल, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए बुध की स्थिति को समझने के बाद, मान लीजिए किसी को गुरु आत्मकारक मिल गया। जितने लोगों की कुंडली में गुरु आत्मकारक मिला है, कहीं ना कहीं एक तरफ से 9th हाउस और एक तरफ से 12th हाउस के अंदर ऐसे लोग नेचुरली किसी न किसी वजह से चैरिटीज़ को करते हुए देखे गए हैं। अपने पास की चीज़ों को दूसरे को देना पड़े, यह स्थिति बनती नजर आई है। जितने लोगों की कुंडलियों में गुरु आत्मकारक बना है, उतने लोगों को जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्ञान का पाने की कोशिश करते हुए देखा गया है। यानी कि जब कभी भी आपकी कुंडली में जुपिटर आत्मकारक बन के आ रहा है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा या तो किताब से या इधर उधर कहीं से भी ज्ञान को पकड़ के चलने की कोशिश करता है, पहली कंडीशन। और ऐसे व्यक्ति नेचुरल फोर्स फैक्टर में, क्योंकि 12 नंबर की राशि क्लैरिटी के साथ जुड़ती हुई गुरु के पास आती है, तो वो इनके पास की चीज़ों पे दूसरे लोग धीरे धीरे उनसे मदद कर लेते हुए आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि जब गुरु आत्मकारक बन के आया होगा तो व्यक्ति को जीवन के अंदर नॉलेज पाने की कैपेसिटी नेचुरल खींच रही होगी और उनके पास से चीज़ें नेचुरली जा रही होंगी। अब चाहे नेचुरल दान हो या कोई और उसको आके मांग के ले जाए, ये स्थिति बनेगी। अगर इसकी जगह शनि आत्मकारक बन जाए, ये स्थिति क्या है? शनि जब आत्मकारक बनेगा तो इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर जो कर्म है वो सबसे ज़्यादा करते हुए देखा जाएगा।
और ऐसे ही व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फल पाने वाले लोग भी होंगे। जब शनि आत्मकारक बनेंगे तो ऐसे स्थिति में 10th और 11th हाउस ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं नेचुरली। तो शनि एक तरफ से व्यक्ति को हार्ड वर्किंग बना सकता है, दूसरी तरफ शनि आत्मकारक बनेगा तो दुख तकलीफ उसका जो हिस्सा है वो फैक्टर भी इंक्लूड होने वाला है। जितने भी ग्रह हैं उनके जो कारक तत्व हैं वो भी साथ ही साथ प्रभावित आवश्यक रूप से होते हैं जब हम किसी भी ग्रह को आत्मकारक के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर शनि बनते हैं ऐसे स्थिति में कठोर कर्म करने होते हैं क्योंकि 10th हाउस कनेक्ट होता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर लाभ की स्थिति भी मिल सकती है। वो कंडीशन समझ में आएगा नवमांश के अंदर जाकर। इसके बाद अब जो बचे हैं इसमें एक तो होंगे आपके चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा। जितने भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक बनेगा इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं उनके लिए 4th हाउस मैटर्स फैक्टर बनते नजर आएंगे। मे बी प्रॉपर्टी, मे बी मदर, या किसी भी तरीके कुछ इमोशनल चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें नेचुरली कनेक्ट हो जाएंगी यदि व्यक्ति को चंद्रमा आत्मकारक के रूप में मिला है। तो लास्ट में जो बचेगा वो रहेगा सूर्य। ठीक, जब सूर्य की बात आती है तो सूर्य पंचम को कनेक्ट करता है। पंचम जो होता है दोस्तों वो एक्चुअल में होता है हमारा प्राइड। ठीक, पंचम प्राइड से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है अथॉरिटी के हिसाब से कि दसम और पंचम ये दो ऐसे हैं जो व्यक्ति को हायर अथॉरिटीज प्रदान करते हैं नेचुरल हाउसेस में। इस कारण से, और सूर्य जो है वो नेचुरल 5th हाउस लॉर्ड माना जाता है। तो नेचुरल 5th हाउस लॉर्ड मतलब पंचम भाव एक प्रकार से बुद्धि को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। ऐसी कंडीशन में जितने भी लोगों की कुंडली में सूर्य आत्मकारक मिलेंगे उन्हें अपने बुद्धि बल पे स्वयं ही समस्याओं के हल को निकालना पड़ता है। इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा वालों के लिए 4th हाउस प्रॉपर्टी मदर एंड सो फैक्टर्स बनते हैं, वहाँ पे सूर्य आत्मकारक बन के आ रहा हो तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें ऐसी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है जिसका हल वो व्यक्ति खुद ही निकाल पाएगा। बाहर से उसको हल मिलने की संभावना थोड़ी सी लिमिटेड हो जाया करती। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर रखिएगा कि आपकी कुंडली में इस काल पुरुष के हिसाब से देख लीजिएगा आपके आत्मकारक जो हैं वो किन भावों के स्वामी हैं। वो चीज़ आप हमेशा अपने जीवन में बिहाइंड द फोर्स फैक्टर फील करते नजर आएंगे। अब ये चीज़ समझने के बाद दूसरी चीज़ जो है वो आएगा नवांश को समझना, क्योंकि आत्मकारक ग्रह जो है उसको नवांश से कनेक्ट होना है। क्यों कनेक्ट होना है अब इसको समझिए। नवांश एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं देता, नवांश एक्चुअल में कोई फ्रूट्स रिजल्ट्स नहीं देता, बट हमारी जन्म कुंडली के 9वें भाव का अंश होने के कारण ये बताता है कि धर्म के हिसाब से, धर्म इज नॉट हिंदू मुस्लिम एंड ऑल, धर्म के हिसाब से का मतलब है वो चीज़ जो कि राइट पाथ होगी। जिसे श्री कृष्ण ने कहा है धर्म वो है जो कि सही चीज़ के लिए चले, दैट इज अ धर्म। तो जो सही चीज़ के लिए चले उस धर्म के फैक्टर पे ग्रह ने क्या काम करना है वो चीज़ डिसाइड हमेशा नवांश से होगी। ठीक है, जो कंडीशन हम आत्मकारक के साथ लगाएंगे दोस्तों वही कंडीशन आप अपनी कुंडली के अंदर किसी भी चर कारक के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि भाई बहन के साथ चीज़ों को देखना है तो भ्रातृकारक को देखेंगे, माता के साथ देखना है तो आप मातृकारक को देखेंगे, पिता के साथ देखना है तो पितृकारक को देखेंगे, अगर वाइफ या हस्बैंड के साथ देखना है तो दरकारक की स्थिति को नवांश के अंदर रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा उनके प्रति हमारे को क्या धर्म अलाउ किया गया है। ठीक है, उससे हम नहीं जाते। हमारा मेन फैक्टर क्या है, हम एज एन इंडिविजुअल आत्मा अपने साथ कोई चीज़ लेके चलिए। अब उसको नवांश ने क्या धर्म दिया है उस पर हमें पहुंचना है। अब नवांश के अंदर जब हम आते हैं तो नवांश के 4 ही स्तंभ हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवांश में 4 ही पिलर हाउसेस हैं, एक फर्स्ट, दूसरा 4th, तीसरा 7th और चौथा होता है आपका 10th। ठीक, तो आपका जो भी आत्मकारक होगा, आपकी कुंडली का जो भी आत्मकारक होगा उसको इसके अकॉर्डिंग बांट लीजिएगा, 3-3 घर के अकॉर्डिंग बांट लीजिएगा। 8 बना रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर कोई आत्मकारक ग्रह यहाँ से यहाँ तक की रेंज में बैठा है तो इसका मतलब है व्यक्ति सेल्फ के तरीके से बढ़ने की कोशिश करेगा, व्यक्ति सेल्फ के तरीके से बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो धर्मा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस भाव से अगले जो भी भाव है या पिछला जो भी भाव है वो आपस में एक दूसरे की तरफ जा रहा है। तो ये पहली कंडीशन है।
जिस किसी भी कुंडली के अंदर आपको जो भी आत्मकारक ग्रह मिल रहा है वो यदि फर्स्ट हाउस में नवांश में मिलता है या सेकंड में मिलता है या 12th में मिलता है, इसका मतलब हर वो व्यक्ति जो है वो अपने फायदे, अपनी कंडीशंस के लिए कर्म करने के लिहाज से भेजा गया है। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये वाला प्लेन होता है, इस प्लेन के अंदर जितने भी लोगों को आत्मकारक मिलेगा उनको समझना है कि उनके लाइफ के अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं टू वर्क्स टूवर्ड्स द सोसाइटी, टू वर्क टूवर्ड्स द सोसाइटी या फिर देश के प्रति। ठीक है, अगर थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस में आत्मकारक मिल रहा है तो उसके लिए उसका जो धर्म अलॉट कर दिया गया है वो धर्म है उसको सोसाइटी या मदरलैंड के लिए काम करना। अगर किसी भी कुंडली के अंदर नवांश में आत्मकारक की प्लेसमेंट छठे भाव से लेकर 8वें के बीच में नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा उस व्यक्ति का जो धर्म बनने का वो बना है किसके प्रति, या तो अपने पार्टनर के प्रति या फैमिली के प्रति। अब यहाँ पे जो फैमिली है ये स्पाउस की फैमिली की कंडीशन नहीं है, ये सेल्फ आप है और आपके सामने जो चीज़ है वो आपकी फैमिली भी है, फिर आपके पार्टनर और उनकी फैमिली भी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों की कुंडली में आत्मकारक ग्रह अगर छठे, सातवें या 8वें में आके बैठा है तो ये लोग अपनी फैमिली या फिर अपने स्पाउस के ऊपर कर्म करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आती है बात कि यदि किसी कुंडली के अंदर आत्मकारक की प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए, ऐसे स्थिति में उस आत्मा का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो कनेक्टेड है यूनिवर्सल चीज़ों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आत्मकारक की प्लेसमेंट, आत्मकारक की प्लेसमेंट हाउस वाइज ये बता देगी कि किस तरह की चीज़ों को हमें लेकर जाना है, क्या हमारे लिए अलॉटेड धर्म यानी कि वो फैक्टर है जिस पे हमें कार्य करना है। ठीक, अब जिस भी नेचर का वो प्लैनेट है उस नेचर के प्लैनेट को आप यहाँ से सबसे पहले समझेंगे। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ समझ लेंगे कि उस व्यक्ति को किसकी तरफ भेजना है। मैं फ्यूचर में आपको जब चार्ट्स के साथ इसको अप्लाई करके बताऊंगा तो आपको और चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे अब थोड़ा सा फैक्टर और क्लियर करते चलता हूँ। यदि आत्मकारक मान लीजिए यहाँ पे मिला है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ अपने आप को बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ है, केंद्र में बैठा है तो बलवान है। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ से हट के आगे चला गया तो यहाँ पे ये रिसोर्सेस का हाउस है, वो व्यक्ति अपने लिए रिसोर्सेस को कहीं ना कहीं जुगाड़ के काम कर जाएगा। सेकेंड हाउस में यदि आ गया तो दूसरे कहीं जगह से रिसोर्सेस पकड़ेगा और अपना फायदा, अपनी सेल्फ को लेके चल रहा है उसको बना के निकल जाएगा। अगर यही चीज़ मान लीजिए 12th हाउस में आई तो रिसोर्स बनाने में चुनौतियां खड़ी करेगा, परेशानियों से वो व्यक्ति अपने आप को बनाता हुआ नजर आ जाएगा, परेशानियों के साथ अपने आप को बनाता हुआ नजर आ जाएगा। तो सेल्फ के आसपास में सेकंड हाउस गया तो रिसोर्स मिल रही है, अगर यहाँ पे सेकंड अपने हाथ में बैठा है तो फिर खुद से बनाना है, अगर पीछे की तरफ गया तो संघर्ष अकेले से ज़्यादा करते हुए चलना है। यहाँ पे आ जाइए, थर्ड हाउस में यदि आत्मकारक बैठा है इसका मतलब है पुरुषार्थ दिखाकर ही आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी, पुरुषार्थ दिखाकर ही आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। अगर चौथे पे बैठ गया तो ऐसी स्थिति में नेचुरल फोर्स फैक्टर है, वर्क कर जाएगा सोसाइटी की तरफ। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए पंचम, अगर पंचम में बैठा है ना तो नेचुरल एबिलिटीज के साथ काम करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ एबिलिटीज, ये 3 त्रिकोण जो हैं वो एबिलिटीज बताते हैं। यहाँ पे नेचुरल एबिलिटी के साथ काम करेगा जबकि यहाँ पे संघर्ष के साथ काम करेगा। अब ऐसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर छठे में बैठा है तो फिर संघर्ष के साथ काम करना है। ठीक है, फाइटिंग कैपेसिटी, 6th हाउस जो होता है पोटेंशियल, उसके साथ काम करना है। अगर 7th बैठा है तो फिर तो नेचुरली काम करा देगा, 8th बैठा है तो खुद को भी अकेला रखेगा और फिर अगेन काम कहाँ कराएगा, काम कराएगा टूवर्ड्स द 7th। अगर 9th में बैठा है तो फिर आत्मकारक को 9th में बैठा है तो एबिलिटीज मिल जाएंगी, वो नेचुरल किसी ना किसी तरीके से एबिलिटीज हासिल करेगा और फिर वो यूनिवर्सल कर्मा की तरफ जा रहा है। यहाँ पे 10th में बैठ गया तो नेचुरल चला जाएगा। अगर 11th में बैठा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग्स गेंस के तरीके से वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट बेसिक है कि किस तरह से जो आत्मकारक होता है हमारे कुंडली का वो हमें पहले ये बताता है कि हमें किस एरिया में चैलेंज फेस करना है, नंबर 1, क्योंकि हम इसको लेकर आए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा द्रौपदी जी ने जब वरदान मांगा तो उस वरदान के अंदर हमने कुछ मांग लिया जो कि अब हमारे दिमाग से मिट गया है।
तो वो जो भी हमने मांग लिया वो मांग के हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मुझे ज़मीन पे भेज दीजिए, मैं वहाँ जाके इन चीज़ों पे काम करूँगा या करूँगी। अब हमारे दिमाग से वो ब्रेन वॉश हो जाता है। बट यहाँ पे वो चीज़ जो है वो फैक्टर बन के चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम कंडीशन मानते हैं नारायण। ये पूरा जो नवांश के चार्ट का आधार है वो नारायण है। ऐसे स्थिति में आप जिस भी चीज़ के प्रति कर्म करने आए हैं वो लाइफ के अंदर उसको ही पकड़ पकड़ के चलाता हुआ नजर आएगा बार बार। और जब तक आप उस पाथ पे नहीं जाएंगे तब तक आपका जो लाइफ है वो अटका हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मकारक जो आता है वो मुक्ति हासिल करने के लिए आया है, और मुक्ति तब होगी जब वो यहाँ पे किए हुए अपने कर्म के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब कल चर्चा करेंगे कि किन लोगों को यह पता होगा कि एक्चुअल में उनका आत्मकारक क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके लिए जो चीज़ें होंगी वो होगा इष्ट देवता। तो कल जो होगा उसमें हम ये चेक करेंगे कि आत्मकारक और इष्ट देवता के बीच का रिलेशन कितने चार्ट्स के अंदर हमें दिखाई देगा, जो हमें बता देगा कि हाँ ये व्यक्ति सीधे अपने लाइन पे जाएगा। अभी पहले आप इतनी चीज़ों को अपने साथ जोड़ के देखिएगा जो मैंने यहाँ बताया, और दूसरा यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आपको एक्चुअल में लाइफ में किस तरफ जाना है। फिर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस आत्मकारक को सपोर्ट मिल रहा है या उस आत्मकारक को सपोर्ट नहीं मिल रहा, उलझने आ रही है, क्या उसको डिस्टर्ब करेगा, इसकी चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।